हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टो ब्रेनिंग। दोस्तों, आज के दिन मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी नेगेटिव अपडेट मेरे को देखने को मिल रही है। उनकी वजह से मार्केट में मुझे लग रहा है और भी एक बड़ा सा हलचल देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो आप लोग सोच रहे थे कि बिटकॉइन हमें 70,000 के नीचे जाने को देखने को मिल सकता है, तो वहां तक जाएगा या नहीं जाएगा। अभी भी बिटकॉइन के अंदर अगर टेक्निकली देखा जाए तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जो कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो उसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन को यहाँ से रिवर्सल लेना चाहिए और जो अपडेट्स वगैरह देखने को मिल रही है उनके अकॉर्डिंग मार्केट को यहाँ से डाउन जाना चाहिए। तो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है और ये अपडेट कहां से आई है, क्यों आ रही है, इनका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर क्या पड़ने वाला है और अल्ट्स के साथ में क्या होने वाला है, ये सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए चलते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मैं आपको सारी न्यूज अपडेट बताता हूं, उनका इंपैक्ट क्या होने वाला है वो भी बताता हूं, और एल्ट्स के साथ में क्या होने वाला है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम आराम से डिस्कस करते हैं। तो तब तक जो लोग नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा क्रिप्टो रिटेलर का, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लो। और मेरा ट्विटर हैंडल का लिंक भी मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहती है टाइम टू टाइम। तो आप ये दोनों चीज़ें ज्वाइन कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वजीरेक्स के ऊपर जो अपडेट आई हुई है वो क्या है। तो वजीरेक्स की जो अपडेट आई हुई है वो ये है कि जो इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने एक ऑर्डर दिया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसको, एफआईयू को। और वो एफआईयू वजीरेक्स केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। तो ये अगर इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ये ऑर्डर दे रहा है तो मुझे लग रहा है काफ़ी हाई लेवल पर इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और आप लोगों का जो प्रॉब्लम था अभी तक का वो सोल्व होने या ना होने पे तो डिपेंड नहीं करता, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम पता तो लगेगी कि क्यों हुआ था। अब सोल्व तो वजीरेक्स ही करेगा, वो चाहेगा तो इसको सोल्व कर सकता है, आपको पैसा दे सकता है, वरना वो बोल देगा कि मैं तो दिवालिया हो गया। ऐसा कुछ बोल बाल के अगर वो आपको पैसा नहीं देना चाहे तो आधा पर्दा पैसा देकर भी वो हाथ ऊपर कर सकता है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन होता है तो कम से कम सच्चाई तो हमारे सामने आएगी। और हाल ही में जो वजीरेक्स का जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर एक मेरे को ये चार्ट देखने को मिल रहा है। इसके अंदर उन्होंने बताया कि जो आपको रिकवरी टोकन्स मिलने वाले हैं वो टोकन्स कैसे मिलने वाले हैं, जो रिकवरी टोकन्स आपको मिलने वाले थे उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये उनके लिए उन्होंने एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की है कि मान लो उनके पास टोटल रिकवरी टोकन्स कितने हैं, 1 बिलियन है। अब उनमें से आपके पास कितना टोकन आएगा उसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल देके समझाया कि मान लो आपका नाम प्रिया है। अब 18 जुलाई को जो आपका बैलेंस था वो $10,000 था, है ना। अब उस $10,000 का जो आपको रिकवरी टोकन मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, तो उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है। अब ये नई नई बकचोदियाँ करते रहते हैं, मेरे को तो ये फॉर्मूला समझ में भी नहीं आ रहा कैसे इन्होंने बनाया है। लेकिन उन्होंने बताया कि अगर आपको जो कैलकुलेशन के हिसाब से रिकवरी टोकन्स क्लेम होने वाले हैं वो होंगे कितने, क्रेडिटर्स क्लेम अमाउंट डिवाइड बाई टोटल क्लेम्स, यानी जो क्रेडिटर्स का क्लेम अमाउंट है अब वो कितना है आपका, ये $10,000। और टोटल अमाउंट या टोटल क्लेम कितना है, 546 मिलियन, है ना। ठीक है, तो उसमें से उन्होंने बताया डिवाइड करने के बाद में जो आपका क्लेम अमाउंट आता है या जो परसेंटेज निकल कर आता है कि कितना आपको रिकवरी टोकन मिलने वाले हैं वो है 0.0018% के लगभग। अब ये जो परसेंटेज आपकी निकल कर आती है वो टोटल रिकवरी टोकन में से आपका रिकवरी टोकन निकल कर आता है। तो अगर आपके पास $10,000 थे जब ये हैक हुआ था तो आपको जो रिकवरी टोकन है वो कितने मिलेंगे, अगर आपके पास $10,000 थे तो आपको 18,315 रिकवरी टोकन्स मिलेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इन्होंने जो कहा था फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन या इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है स्कीम के बाद में, तो वो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा उस चीज़ का तो क्लियरेंस नहीं किया। लेकिन इन्होंने जो बताया है आपका 100% फंड वहाँ पर एक्सचेंज में पड़ा हुआ था, उसका परसेंटेज निकल कर जो आता है वो आपको इतना टोकन मिलेंगे। अब इसको इंक्लूड करके बताया उन्होंने जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन या इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है उसको, या फिर ये रिकवरी टोकन्स अलग से जो चोरी हो गया था अमाउंट उसके मिलने वाले हैं। कैसे क्या करने वाला है ये चीज़ थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली है यहाँ पे। बाकी मेरे अकॉर्डिंग मुझे क्या लग रहा है, ये बोल रहा होगा कि आपका जो फंड पड़ा हुआ था एक्सचेंज के ऊपर उस समय उसमें से इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलने वाला है, यानी जितना चोरी नहीं हुआ था वो अमाउंट आपको मिलने वाला है। और उसमें मैंने आपको पहले एक वीडियो के अंदर भी बताया था कि वो अमाउंट आपको कंप्लीट नहीं मिलेगा, वो अमाउंट कुछ आपको इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मिल जाएगा और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है वो रिकवरी टोकन्स के अंदर मिलेगा। अब ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो मुझे भी थोड़ा सा पल्ले नहीं पड़ रही। अगर आपको समझ में आए तो एक बार कमेंट करके जरूर से बताना। अब बात करते हैं हम हमारे मार्केट की और अपडेट्स के बारे में, जो अपडेट्स आई हुई है। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको एक नेगेटिव, बहुत ही बड़ी नेगेटिव अपडेट दिखा देता हूँ, वो है टैरिफ वॉर से रिलेटेड। अब टैरिफ वॉर से रिलेटेड यहाँ पर जब व्हाइट हाउस के अंदर एक मीटिंग हो रही थी या फिर वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसके अंदर वहाँ की सिक्योरिटी है जो कैरोलिना लेविट, उन्होंने यहाँ पर बताया कि जो इंडिया है वो अमेरिकन अल्कोहल और एग्रीकल्चर के ऊपर इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया है। अब कितना इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया है
उसकी बात करें तो 150% तो अल्कोहल के ऊपर बढ़ा दिया है और 100% एग्रीकल्चर इंपोर्ट के ऊपर बढ़ा दिया है, जो कि ये चीज़ उनको काफ़ी बुरी लगी। बुरी क्यों नहीं लगेगी भाई, इतना अगर कोई टैरिफ बढ़ा रहा है तो वो ऑब्वियसली बुरा ही लगेगा, लेकिन इससे पहले इनको सोचना चाहिए कि बहन चोदो तुमने भी तो बढ़ाया था, तब तो तुम्हें बुरी नहीं लगी। और दूसरी चीज़, कनाडा इनके ऊपर 300% इम्पोर्ट टैक्स लगा दिया, किस चीज़ के ऊपर, चीज़ और बटर के ऊपर। बट इन्होंने एक चीज़ और भी बताई है कि कनाडा के जो स्टील इम्पोर्ट है उनके ऊपर ये 50% टैरिफ को रिड्यूस भी करने वाले हैं, तो वो चीज़ अलग है, वो एक पॉजिटिव हो सकती है। लेकिन कनाडा ने यहाँ पर इनके बटर और चीज़ के ऊपर 300% टैरिफ लगा दिया है। लगाएंगे यार, ओबियसली उनके साथ में उन्होंने बदतमीजी की है तो वो भी लगाएंगे। अब ये एक दूसरे के ईगो पर बातें आने लग गई है कि नहीं हमारे ऊपर लगा रहा है, हम भी मैं तुम्हारे ऊपर लगाएंगे, कितना लगाते हो देखते हैं, जितना तुम लगाओगे उतना हम लगाएंगे। और जापान ने तो हद ही कर दी भाई। जापान जो अमेरिकन राइस होते हैं ना, उनका इम्पोर्ट के ऊपर उन्होंने 700% टैरिफ लगा दिया है। तो ये तो बहनचोद बहुत बड़ी बकचोदी हो गई है, लगभग कि वो चाहता है कि जापान हमारे यहाँ पर राइस आना ही नहीं चाहिए तुम्हारा। चलो ठीक है भाई, तुम भी लगाओ। बहनचोद पहले ही लोगों की फटी हुई थी, इतना डर का माहौल बना हुआ था, मार्केट क्रैश कर रहा था। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो टैरिफ वॉर था ना, वो कोई एक दो कंट्री के बीच में नहीं बचा, अब ये वर्ल्ड वाइड फैल चुका है। और टैरिफ वॉर के साथ साथ में ही जो हमारे ट्रम्प चचा है, उन्होंने यूक्रेन के साथ भी थोड़ी सी बदतमीजी कर दी, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी नेगेटिविटी फैल रही है। तो मतलब अब वर्ल्ड का जो पूरा का पूरा मार्केट है, उसके ऊपर ही बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट इन चीज़ों का पड़ने वाला है। और वो चीज़ आपने देख भी ली है, इम्पैक्ट कितना पड़ चुका है। और अभी यहाँ पर मार्केट बॉटम पे है, लेकिन ये मानना सही है या गलत है कि मार्केट यहाँ से ही बॉटम बना के वापस से पुल बैक देने वाला है, वो एक मुश्किल चीज़ हो जाएगी। लेकिन इन सारी चीज़ों का अगर कंक्लूजन हम देखें तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ता है ग्लोबली। मार्केट में तो जो ट्रेडर्स वगैरह है उनके साथ तो पड़ता ही है, उनका मनी लॉस होता है, लेकिन ओवरऑल डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ता है, तो वो पड़ता है एंड कंज्यूमर के ऊपर। और एंड कंज्यूमर कौन है, हम लोग हैं। चीज़ किसके पास आता है, हमारे पास आता है। अब कनाडा की बात करें तो चीज़ उनके लोगों के पास आता है, तो टैक्स उन किनको देना है, कनाडा को थोड़ी देना है। टैक्स किसको देना पड़ेगा, उन्हें एंड कंज्यूमर्स को देना पड़ेगा, जो इन चीज़ों को कंज्यूम करता है। और इंडिया में अल्कोहल के ऊपर लगाया, ठीक है यार, अल्कोहल के ऊपर लगा दो भैंचोद, मैं तो चाहता हूँ अल्कोहल के ऊपर तो 100% नहीं 1000% लगा दो, ये काफ़ी अच्छा होगा। और एग्रीकल्चर के ऊपर लगाया ना, तो ये थोड़ी सी इंडिया वालों के लिए भी, भाई मैं पहले भी आपको एक वीडियो के अंदर बोला था कि यार एग्रीकल्चर के ऊपर इतना टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो लोग काम करते हैं उनके पास इतना फंड नहीं होता कि वो अपनी खेती को अच्छी पैदावार करने के लिए इतना महंगे महंगे जो प्रोडक्ट्स है वो खरीदे और उनसे फिर वो खेती करें। जो कॉमर्शियली करते हैं उनके कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो डोमेस्टिक लेवल पे करते हैं, जो लोग अपने पेट पालने के लिए जो चीज़ें करते हैं, वो चीज़ों में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो एंड कंज्यूमर का भी सोचा करो भाई, तुम्हारे ईगो पे बात आ रही है, तुम्हारी इकोनॉमी गिर रही है। अब ये ऑब्वियसली एक बात कन्फर्म है कि अगर यूएस की जो इकोनॉमी है वो अगर फॉल होती है, उसका जीडीपी फॉल होता है, तो वहाँ पर ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसका प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, इसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा और काफ़ी बुरी हालात हमें देखने को मिल सकती है। ट्रम्प आके बोला था कि हम इन्फ्लेशन को कम करेंगे, जो डेट है उसको कम करेंगे, लेकिन जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है ना, उनके हिसाब से तो मुझे लग रहा है अमेरिका के अंदर वो इन्फ्लेशन घटेगा नहीं, बहुत बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, बहुत क्राइसिस देखने को मिलेंगे ऐसी सिचुएशन के अंदर। तो लेकिन देखते हैं अब ये थोड़ी चीज़ों को सुधारते हैं या नहीं सुधारते, या फिर ऐसी बकचोदी चलती रहेगी, वो तो समय के साथ ही पता लगेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं टेक्निकली बिटकॉइन क्या बोलना चाह रहा है। भाई टेक्निकली बिटकॉइन के अंदर मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि बिटकॉइन हो सकता है यहाँ से भी रिवर्सल ले ले। अब उसके पीछे का रीजन क्या है, वो रीजन ये है कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक फॉलिंग वेज बन रहा था, या फिर बोले तो सिमेट्रिक ट्रायंगल था, हल्का सा, मतलब भारी कोई इतना स्ट्रॉन्ग सिमेट्रिक ट्रायंगल नहीं देखने को मिल रहा था। तो उसकी वजह से जो टारगेट है, उसके ब्रेकडाउन का टारगेट है, वो यहाँ पर हमारे पास 76, मतलब मैंने आपको एग्जैक्ट तो नहीं बताया था, लेकिन ये वाला जो 78 का बॉटम था उसके आसपास से ही मैंने आपको कहा था कि यहीं से रिवर्सल देखने को मिल जाए। लेकिन अभी जो अपडेट्स वगैरह देखने को मिल रही है, तो उनके अकॉर्डिंग मुझे ये देखने को नहीं मिल रहा कि मार्केट यही बॉटम बना के यहाँ से ही रिवर्सल दे दे, लेकिन हो सकता है रिवर्सल यहाँ से भी दे दे, क्योंकि मार्केट में जितना डरावना माहौल बना हुआ है लोगों के अंदर कि मार्केट और क्रैश करने वाला, मार्केट और क्रैश करने वाला है, और एग्जैक्ट बॉटम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर मार्केट कभी जाता ही नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग बॉटम यहाँ से भी लग सकता है, लेकिन एक
हिस्टोरिकल डेटा मैं आपके साथ में और शेयर करता हूँ। वो डेटा ये है कि ऐसा क्रेज हर बार के बुल रन के अंदर आता है। पिछले बुल रन में भी एक क्रेज आया था, उससे पिछले बुल रन में भी एक क्रेज आया था। तो 3 बुल रन का डेटा कंपेयर करते हैं हम। अब यहाँ पर ये जो मैक्सी का चार्ट है, इसके ऊपर आपको 2017 वाले या 2016 वाले बुल रन का डेटा नहीं मिलेगा, लेकिन उस बुल रन के अंदर कितना करेक्शन आया था मार्केट में, लेकिन उस बुल रन में जो क्रैश आया था उसका डेटा मेरे को पता है कि उस बुल रन के अंदर 2017 के अंदर बिटकॉइन के अंदर 70% क्रैश आया था, और 2021 के बुल रन में वो क्रैश थोड़ा कम होके 15% और 55% के लगभग आया था। अगर उन दोनों डेटा को कंपेयर करके इस बुल रन का डेटा निकाले कि इसमें कितना क्रैश आना चाहिए, तो हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग जो क्रैश आना चाहिए पिछले दोनों बुल रन के हिसाब से, वो 35 से लेकर 40% का क्रैश आना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन की प्राइस 70,000 से लेकर 65,000 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। यानी जो हमारा नेक्स्ट बॉटम होगा वो कहाँ होगा, वो होगा हमारे लास्ट बुल रन के ऑल टाइम हाई के आसपास। यानी हमारा अगर एक्चुअल में बॉटम होना चाहिए तो 69,000 होना चाहिए। बाकी मार्केट पे डिपेंड नहीं करता भाई, इस बार का बुल रन लोग अलग बोल रहे हैं, पता नहीं अलग हो भी जाए। हो सकता है बिटकॉइन यहीं से रिवर्सल दे दे, हो सकता है बिटकॉइन 40% जाके ही रिवर्सल दे, जो कि हमें 65,000 के आसपास में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रेडर ये एक्चुअल में बॉटम को फाइंड नहीं कर सकता। एक्चुअल में बॉटम वेल्स को पता होता है, जो बड़ी बड़ी वेल्स होती है उनको, और उनके अकॉर्डिंग भी अगर हम बॉटम को देखें तो 70,000 के आसपास में ही आता है, क्योंकि वेल्स की जो बाइंग थी, एक्यूमुलेशन जो जोन था वो 70,000 के पास में ही है। 1-2% का ऊपर नीचे हो सकता है 70,000 के आसपास, यानी एक्चुअल बॉटम मुझे नजर आ रहा है। बाकी 1-2% का फर्क तो पड़ ही सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेडर है ना वो बहुत कंफ्यूज है। उसके जो अल्ट कॉइन्स है ना वो उनकी मां बहन हो चुकी है। अगर यहाँ पर बिटकॉइन इस प्राइस से, जो कि हमें 81,000 के आसपास देखने को मिल रही है, 81,800 के आसपास, अगर यहाँ से बिटकॉइन 70,000 भी जाता है या अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी जाता है तो 14-15% डंप हो जाएगा। और 14-15% डंप होने का मतलब है अल्ट कॉइन्स की तो मां बहन हो जाएगी, और उनका जो पोर्टफोलियो लोगों का खत्म हो जाएगा। तो एक्चुअल में ना लोग पता नहीं फोमो में आकर यहाँ पर ऊपर बाइंग किए होंगे, लेकिन ये चीज़ नहीं पता लोगों को कि यार पिछले बुल रन के अंदर भी ऐसा करेक्शन आया था और वो 55% का आया था, तो हम यहाँ पर क्यों बाय कर रहे हैं। लेकिन इनमें कुछ नए लोग भी होते हैं जिनको ऑलरेडी पता नहीं होता, और ना ही उस समय कोई इन्फ्लुएंसर वगैरह या कोई क्रिप्टो का दिग्गज ये बताता रहता है कि हाँ अभी बाय करने का समय नहीं है, मार्केट क्रैश होगा उस समय बाय करना। और जो लोग बताते भी हैं वो ट्रंप जैसे होते हैं, ट्रंप की औलाद जैसे होते हैं, जो बिटकॉइन को 90,000 पे बोलते हैं बाय द डिप, इथर को 3,000 के ऊपर ही बोलते हैं बाय द डिप, और इथर बेंच वहाँ से $1,700 आ जाता है। तो फिर वैसी वाली सिचुएशन के अंदर आदमी क्या करे। मैंने भी ये चीज़ें नहीं शेयर की है लोगों के साथ में, और शेयर करने का मतलब भी नहीं होता, क्योंकि उस समय लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते इन चीज़ों को। अब आप अपने हिसाब से देख लेना, बॉटम ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा यहाँ की बन रही है अगर हिस्टोरिकल डेटा देखा जाए तो। और मैं हर वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकली डेटा शेयर करता हूँ कि हाँ इस डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट कहाँ जाना चाहिए, इस डेटा के अकॉर्डिंग बॉटम कहाँ बनना चाहिए। लेकिन ये जो दोनों बुल रन का डेटा मैं पिछले बुल रन का डेटा लेकर आया हूँ, उस बुल रन के डेटा के अकॉर्डिंग बिटकॉइन को 35% से क्रैश होना चाहिए, 35% तक क्रैश होना चाहिए। लेकिन भाई मार्केट का कुछ कह नहीं सकते। मैं आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि मार्केट 71,000 या 70,000 या 65,000 तक जाएगा। टैरिफ वॉर देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से मार्केट में हाँ ऑब्वियसली ऐसी चीज़ हो सकती है कि बिटकॉइन 70,000 तक जाए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं क्या करता हूँ, तो ऐसी डंप के अंदर ऑब्वियसली बाय करना चाहिए, लेकिन 100% अमाउंट के साथ में नहीं, 10% अमाउंट के साथ में, 20% अमाउंट के साथ में यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड करना चाहिए। बाकी आप लोगों के पास भी इतना नॉलेज है, अगर ट्रेडिंग करने के लिए आ ही गए हो तो रिसर्च तो आपने भी की होगी। तो आज के लिए यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, और अपना ध्यान रखना बिल्कुल।